हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्बिट एकेडमी सीयूईटी। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 50 इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो कि आए हुए हैं सीयूईटी यूजी एग्जाम पेपर में, जो कि हुआ था 13 मई 2025 को, शिफ्ट फर्स्ट में। तो चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। When 126 volt is applied across a wire of 10 meter length and 0.30 mm radius, the current density is 1.4 into 10 to the power 4 ampere per meter square. What is the resistivity of the wire? तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है रेजिस्टिविटी वायर की। यहाँ पर वोल्टेज हमें गिवन है 126 वोल्ट, एंड जो लेंथ है वायर की ये हमें गिवन है, और जो रेडियस है ये हमें गिवन है। करंट डेंसिटी यहाँ पर गिवन है, ऑप्शन गिवन है यहाँ पर 1.2 इंटू 10 टू पावर 3 ओम मीटर, 9 इंटू 10 टू पावर 3 ओम मीटर, 9 इंटू 10 टू पावर -3 ओम मीटर, 3 इंटू 10 टू पावर -8 ओम मीटर। तो यहाँ पर हमें गिवन है V इक्वल टू 126 वोल्ट, लेंथ हमें गिवन है 10 मीटर, रेडियस गिवन है 0.30 mm। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 0.30 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर। इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर। रेडियस मिल गई यहाँ पर, और जो करंट डेंसिटी हमें गिवन है यहाँ पर 1.4 इंटू 10 टू पावर 4 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो जो करंट डेंसिटी का फार्मूला होता है ये J इक्वल टू होता है सिग्मा ई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ई अपॉन रो। रो हो गई रजिस्टिविटी। तो यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है रो को, तो रो इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर ई अपॉन करंट डेंसिटी J, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम लिख सकते हैं वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, यानी ई इक्वल टू होता है V अपॉन L। तो ये मिल गया, इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे, तो रो इक्वल टू मिल जाएगा 126 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 1.4 इंटू 10 टू पावर 4। तो यहाँ से मिल जाएगा ये हमें 12.6 डिवाइडेड बाई 1.4 इंटू 10 टू पावर -4। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये यहाँ से मिल जाएगा हमें 9। तो रो इक्वल टू मिल गया। तो यहाँ पर हमें रिजल्ट मिल जाएगा रो इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर -4 ओम मीटर। तो हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू पावर -4 ओम मीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। A capacitor of capacitance C equal to 10 microfarad is charged by connecting it to a battery of EMF 12 volt. The capacitor is now disconnected and reconnected to the battery with the polarity reversed. The heat developed in the connecting wires will be। तो यहाँ पर हमें हीट एनर्जी जो है फाइंड आउट करनी है वायर में। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी है C इक्वल टू 10 माइक्रोफैरेड, और यहाँ पर जो बैटरी है इसका ईएमएफ है 12 वोल्ट। तो कैपेसिटर है इसको हम जो है डिस्कनेक्ट करते हैं, फिर इसको रिकनेक्ट करते हैं और बैटरी की जो पोलैरिटी है उसको रिवर्स कर देते हैं। तो यहाँ पर हीट एनर्जी हमें जो है निकालनी है वायर की। ऑप्शन गिवन है 2.88 मिली जूल, 1.44 मिली जूल, 0.72 मिली जूल एंड 0.36 मिली जूल। तो यहाँ पर जो वर्क डन होता है वर्क डन बाई बैटरी W इक्वल टू मिल जाएगा हमें डेल्टा Q इंटू V। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। डेल्टा Q इक्वल टू होता है
क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। तो जो क्यू इनिशियल है यहाँ पर ये है हमारे पास सी वी, और क्यू फाइनल हो जाएगा, पोलरिटी को रिवर्स कर देते हैं तो ये मिल जाएगा माइनस सी वी। तो यहाँ से जो डेल्टा क्यू हमें मिल गया, ये मिल गया माइनस सी वी और माइनस सी वी, तो ये मिल जाएगा 2 CV। तो यहाँ पर जो हीट डेवलप होगी ये इक्विवेलेंट होती है वर्क डन के। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, इसका मॉड ले लेंगे मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर मिल जाएगा 2CV इंटू वी, तो 2CV²। यहाँ पर डेल्टा क्यू ना लिख करके हम डेल्टा यू लिख लेंगे, इसको माइनस लगा लेंगे, क्योंकि डेल्टा क्यू को हमने चार्ज ले लिया, इसलिए हीट को हम डेल्टा यू से जो है डिनोट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2 इंटू सी है हमारे पास 10 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड, और वी है 12, तो ये मिल जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 12 का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो ये हमें मिल जाएगा 2.88 इंटू 10⁻³ जूल। तो इसको हम लिख सकते हैं 2.88 मिली जूल। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा जो करेक्ट होगा ये हो जाएगा ए करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज टू किल जर्म्स इन वाटर प्यूरिफायर इज। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बताना है जिसका यूज करके हम जर्म्स को किल करते हैं वाटर प्यूरिफायर में। ऑप्शन गिवन है यहाँ पर गामा रेज, एक्स रेज, इंफ्रारेड रेज एंड अल्ट्रावायलेट रेज। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा डी, अल्ट्रावायलेट रेज का यूज करते हैं हम वाटर प्यूरिफायर में टू किल जर्म्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड in a uniform electric field, its potential energy will be minimum when the angle between its dipole moment and electric field is। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है ये मिनिमम होती है जब जो एंगल है डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, ये हमें फाइंड आउट करना है कि कितने एंगल पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। ऑप्शन गिवन है यहाँ पर 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है ये हमें याद होना चाहिए। यू इक्वल टू होता है माइनस पी कॉस थीटा, या इसको हम लिख सकते हैं माइनस पी डॉट ई। क्वेश्चन 1 मान लेते हैं। तो व्हेन थीटा इक्वल टू 0, तो जो कॉस थीटा है ये हो जाएगा 1, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी। तो यहाँ पर जो u मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा माइनस पी कॉस 0 डिग्री, तो ये मिल जाएगा माइनस पी, यानी u मिलेगा माइनस पी। तो ये जो है हो गई मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारा जो एंगल होगा यहाँ पर ये होगा 0 डिग्री, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अ वायर ऑफ लेंथ L मीटर्स कैरिंग करंट I एम्पियर is bent in the form of circle. The magnitude of its magnetic moment in SI unit is। तो यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक मोमेंट का SI यूनिट में। तो यहाँ पर एक वायर है जिसकी लेंथ L है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है I एम्पियर का हो रहा है। इसको हम मोड़ कर एक सर्कल बना देते हैं। तो इसमें हमें जो है मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है यहाँ पर हमें गिवन है I L² अपॉन पाई, I L² अपॉन 2 पाई, I L² अपॉन 4 पाई, I L² अपॉन 8 पाई।
तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है इसका फार्मूला हमें पता होना चाहिए। मैग्नेटिक मोमेंट m इक्वल टू होता है आई ए, ये एरिया है, आई यहाँ पर करंट है। तो जब हम वायर को सर्कल में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी जो सरकमफ्रेंस होगी 2 पाई आर, ये जो है लेंथ के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से जो आर में हमें मिलेगा ये मिल जाएगा एल अपॉन 2 पाई। नाउ जो एरिया हो जाएगा, एरिया इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा पाई एल अपॉन 2 पाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो ये हमें मिल जाएगा एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई। हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 जो m इक्वल टू हमारे पास है आई ए, तो यहाँ पर आई की वैल्यू जो है आई ही रहेगी, ए की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आंसर हमें मिल जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। मास ऑफ द क्लोरीन न्यूक्लियस इज 34.98 AMU which has protons of mass 17.133025 AMU and neutrons of mass 18.155970 AMU. The binding energy of the nucleus nearly. तो यहाँ पर हमें बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करनी है न्यूक्लियस की। ऑप्शन यहाँ पर हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मास डिफेक्ट क्या होता है। डेल्टा एम इक्वल टू होता है मास ऑफ द न्यूट्रॉन्स प्लस मास ऑफ द प्रोटॉन्स माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास है ये गिवन है 18.155970 प्लस 17.133025। ये जो है पार्टिकल्स का मास हो गया, माइनस न्यूक्लियस का मास हमें गिवन है 34.98। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 35.2889 अप्रोक्सीमेटली माइनस और यहाँ पर ये 5 मिलेगा 59988 ओके माइनस 34.98। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से डेल्टा एम हमें मिल जाएगा 0.308995 AMU मिल जाएगा। और जो बाइंडिंग एनर्जी होती है ये इक्वल टू होती है डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो 1 AMU इक्वल टू होता है, मास को हम डायरेक्टली एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 0.308995 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमें मिल जाएगा 28.782 MEV। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ये ए होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायोड यूजिंग अ मल्टीमीटर। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए, द मल्टीमीटर शोज एन इनिशियल डिफ्लेक्शन which falls to 0. B, the multimeter display current in one direction only. C, the multimeter display current in both directions. D, multimeter can not identify diode. तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट होगा, मल्टीमीटर डिस्प्ले करंट इन वन डायरेक्शन ओनली।
तो यहाँ पर क्या होगा, जो डायोड होता है तो ये जो है फॉरवर्ड बायस के लिए काम करता है। फॉरवर्ड बायस, जब हम जो है पी को जो है पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, एन को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तभी डायोड जो है वर्क करता है। अगर इसकी जो पोलैरिटी को रिवर्स कर दें तो ये जो है कट ऑफ हो जाता है। तो जो डायरेक्शन है, ये जो है करंट की डायरेक्शन, ये एक ही डायरेक्शन में होगी, तो जिसके कारण हमें पता लग जाएगा कि जो है ये डायोड यूज हो रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। द सनलाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन अ पिन होल ऑफ डायमीटर 10⁻⁴ mm and thus a diffraction pattern is obtained. How will the size and intensity of the diffraction pattern will be affected if the diameter of the pinhole is slightly increased? तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि जो साइज है और इंटेंसिटी है डिफ्रैक्शन पैटर्न का, ये किस तरीके से अफेक्ट होंगे जब जो डायमीटर है पिनहोल का, इसको हम स्लाइटली इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पर जो फ्रिंज विड्थ या जो साइज होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डायमीटर के। यानी जो फ्रिंज विड्थ हो गई और साइज, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं डायमीटर के। तो अगर हम यहाँ पर जो डायमीटर है पिनहोल का ये इंक्रीज करेंगे, तो जो साइज है ये डिक्रीज कर जाएगा। इसके बाद जो इंटेंसिटी होती है, ये प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ द होल। तो अगर डी इंक्रीज करता है, तो जिसके कारण जो इंटेंसिटी है, ये भी जो है इंक्रीज कर जाएगी। जो इंटेंसिटी है प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ द होल। तो अगर हम ई डायमीटर है जो पिनहोल का, ये इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी है ये भी जो है इंक्रीज कर जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। टू इंडक्टर कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L1 and L2 having same length and same area of cross section are placed so close that the effective flux in one coil is completely linked with the other. The mutual inductance between them is equal. तो यहाँ पर जो फ्लक्स है एक कॉइल से दूसरी कॉइल में कंप्लीटली लिंक्ड है, तो यहाँ पर हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है। ऑप्शन गिवन है L1 इंटू L2, L1 डिवाइडेड बाई L2, L1 L2 का होल स्क्वायर एंड L1 L2 का रूट। तो यहाँ पर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है M इक्वल टू होता है K L1 L2 का रूट। यहाँ पर K क्या है, कपलिंग कॉफिशिएंट है। तो अगर जो फ्लक्स है ये कंप्लीटली लिंक होता है, तो जो K की वैल्यू हो जाती है ये 1 हो जाती है। और 100% फ्लक्स लिंक्ड टू अदर कॉइल, तो यहाँ पर M इक्वल टू हो जाएगा L1 L2 का रूट। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स बी रिड्यूस्ड टू हाफ, देन द न्यू फ्रिंज विड्थ विल बी। तो यहाँ पर जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है, इसमें जो डिस्टेंस है स्लिट्स के बीच की, ये हाफ कर दी जाती है। तो जो न्यू फ्रिंज है विथ, ये हमें फाइंड आउट करनी है। सेम होगी, डबल होगी, हाफ हो जाएगी या 1/4 हो जाएगी। तो फ्रिंज विड्थ का हमें फार्मूला पता होना चाहिए। बीटा इक्वल टू होती है लैम्डा डी अपॉन डी। इसमें जो स्मॉल डी है, ये है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। तो अगर स्मॉल डी को हम कर देते हैं हाफ, d/2, तो यहाँ पर जो न्यू फ्रिंज विड्थ हो जाएगी, ये हो जाएगी बीटा प्राइम, लैम्डा डी अपॉन d/2
तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 2 लैम्डा डी डिवाइडेड बाई डी, तो ये हो जाएगी 2 बीटा, यानी 2 टाइम्स हो जाएगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस व्हेन अ मैग्नेट इज प्लग्ड इनटू अ कॉइल, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का, ये इंडिपेंडेंट होगा द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, द स्पीड एट विच द मैग्नेट इज मूव्ड, द resistivity of the wire of the coil, the number of turns in the coil। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। जो मैग्नीट्यूड होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का, ये इंडिपेंडेंट होगा द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर ऑफ द कॉइल, क्योंकि जो ईएमएफ होता है ये इक्वल टू होता है माइनस एन टी फाइव अपॉन डी टी। तो ये जो है डिपेंड करता है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पर, स्पीड पर और नंबर ऑफ टर्न्स पर। ये जो है वायर के रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। जो ईएमएफ है इट डिपेंड्स ऑन magnetic strength, speed and number of turns per। It does not depend on the resistance or resistivity of the coil wire। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। Two positive point charges are 3 meter apart in the air and the sum of two charges is 20 microcoulomb if the force between them is 0.075 Newton, the two charges are। तो यहाँ पर हमें चार्जेस की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है 3 मीटर है और इनका जो सम है ये है 20 माइक्रोकूलम। ऑप्शन यहाँ पर गिवन है हमें 14 माइक्रोकूलम एंड 6 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम एंड 16 माइक्रोकूलम, 15 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम, 12 माइक्रोकूलम एंड 8 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें गिवन है Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम। फोर्स गिवन है यहाँ पर 0.075 न्यूटन और डिस्टेंस दोनों के बीच की है, इसको आर मान लेते हैं, आर हमें गिवन है 3 मीटर। तो जो फोर्स होता है चार्जेस के बीच में ये इक्वल टू होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर जो के है ये इक्वल टू होता है 1/4πε0। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर देंगे हम। तो एफ की वैल्यू हमें गिवन है 0.075 इक्वल टू के की वैल्यू हो गई यहाँ पर 9 इंटू 10⁹ आर की वैल्यू हो गई यहाँ पर 3 का स्क्वायर, ये Q1 Q2। तो यहाँ पर Q1 Q2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ये 3 से जो है 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो ये 9 यहाँ से 9 कैंसिल आउट हो गया। ये हमें मिल गया 0.075 डिवाइडेड बाई 10⁹। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें ये 75 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁹। तो 75 इंटू 10⁻⁻12 मिल जाएगा यहाँ से हमें Q1 एंड Q2 की वैल्यू। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर ऑप्शन को चेक करेंगे
तो ये 15 एंड 5 इनकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, Q1 हो जाएगा हमारा 15 माइक्रो कूलम एंड Q2 हो जाएगा 5 माइक्रो कूलम। तो जब हम Q1 एंड Q2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। A solenoid of length 0.4 meter having 500 tons of wire carries a current of 3 ampere. A coil of 10 tons and radius 0.01 meter carries a current of 0.4 ampere. What will be the torque required to hold the coil in the middle of the solenoid with its axis perpendicular to the axis of solenoid? तो यहाँ पर हमें जो है टॉर्क कैलकुलेट करना है। ऑप्शन गिवन है यहाँ पर 4.9 इंटू 10 टू पावर -7, 5.9 इंटू 10 टू पावर -6 न्यूटन मीटर, 3.75 इंटू 10 टू पावर -7, 6.45 इंटू 10 टू पावर -6 न्यूटन मीटर। तो जो टॉर्क का फार्मूला होता है ये हमें पता होना चाहिए। टाउ इक्वल टू होता है mb sin थीटा। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर गिवन है तो थीटा इक्वल टू हो गया 90। तो यहाँ पर टाउ इक्वल टू हो गया mb। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनोइड के लिए ये हमें मिलता है म्यू नॉट एन आई। तो यहाँ पर जो एन हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर है ये 500 डिवाइडेड बाई 0.4 तो ये हमें मिल जाएगा 1250। तो बी यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया 4 पाई म्यू नॉट की वैल्यू होती है 10 टू पावर -7 इंटू 1250 इंटू करंट हमें गिवन है 3। तो ये जो है अप्रोक्सीमेटली निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 4.71 इंटू 10 टू पावर -3 टेस्ला। बी मिल गया यहाँ से हमें। नाउ फॉर सर्कुलर कॉइल, यहाँ पर जो टर्न्स हैं ये हमें गिवन है 10। करंट है यहाँ पर ये है 0.4 एम्पियर एंड जो रेडियस है यहाँ पर ये है 0.01 मीटर। तो यहाँ पर जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होगा यानी एम इक्वल टू होता है यहाँ पर एन आई ए। तो यहाँ पर जो एरिया है ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर वैल्यूज मिल जाएगी 10 इंटू 0.4 इंटू पाई एंड ये रेडियस का जो है स्क्वायर। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे एम की वैल्यूज को तो ये यहाँ से हमें मिल जाएगा 4 पाई इंटू ये हो जाएगा 10 टू पावर -2 यानी 10 टू पावर -4 मिल जाएगा हमें यहाँ पर। इन सब की वैल्यूज को हम पुट करेंगे अब इक्वेशन 1 में। तो टाउ इक्वल टू है हमारे पास एम बी। तो यहाँ से हमें मिल गया ये 4 पाई इंटू 10 टू पावर -4 इंटू बी की वैल्यू है हमारे पास 4.71 इंटू 10 टू पावर -3। तो यहाँ से जो टाउ है इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू मिल जाएगी 5.9 इंटू 10 टू पावर -6 न्यूटन मीटर। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ये होगा बी 5.9 इंटू 10 टू पावर -6 न्यूटन मीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। द टर्मिनल वोल्टेजेस of a cell are found to be 29 volt and 28 volt
when it delivers current 1 ampere and 2 ampere respectively, the EMF and the internal resistance of the cells are respectively. तो यहाँ पर जो है EMF और इंटरनल रेजिस्टेंसेस को कैलकुलेट करना है हमें. We know that जो V इक्वल टू होता है ये होता है E माइनस आई आर. क्वेश्चन 1 मान लेते हैं. तो पहला यहाँ पर हमें गिवन है 29 इक्वल टू ई. करंट यहाँ पर 1 एम्पियर का गिवन है और जो आर की वैल्यू है यहाँ पर ये स्मॉल आर लिखते हैं यहाँ पर, स्मॉल आर. ये क्वेश्चन हो जाएगी सेकंड. दूसरा यहाँ पर गिवन है 28 इक्वल टू ई माइनस 2 आर. ये थर्ड हो गई. इन इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 मिल जाएगा और ये हमें मिल जाएगा 1 आर. तो आर इक्वल टू मिल गया 1 ओम रेजिस्टेंस. नाउ फ्रॉम क्वेश्चन 2, तो यहाँ पर 29 इक्वल टू ई माइनस 1 इंटू 1. तो ये हो जाएगा 29 इक्वल टू ई माइनस 1. ई इक्वल टू हो जाएगा 29 प्लस 1 यानी 30 मिल जाएगा यहाँ पर. तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो गया यहाँ पर. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर. A charge Q is enclosed by a Gaussian spherical surface of radius r. If the radius is reduced to half of r, the outward electric flux will be. तो यहाँ पर हमें जो है फ्लक्स बताना है. Reduced to half of its initial value, the same as its initial value, twice its initial value, 4 times its initial value. तो यहाँ पर जो फाई होता है गॉसियन जो है स्पेरिकल सरफेस के अकॉर्डिंग, यानी जो फ्लक्स होता है ये होता है क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. तो ये फ्लक्स हमें मिलता है. तो जो फ्लक्स है ये डिपेंड करता है केवल चार्ज पर, नॉट द रेडियस ऑफ द सरफेस पर. तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा. जो फ्लक्स होगा ये सेम रहेगा इट्स इनिशियल वैल्यू के. फ्लक्स डिपेंड्स ओनली ऑन द नेट चार्ज enclosed by the surface. तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा. क्वेश्चन नंबर 16. Some heat is developed in a uniform metallic wire across the end of which a constant voltage V is applied. The heat developed will be tripled if. तो यहाँ पर जो मेटालिक वायर है इसमें जो है हीट डेवलप्ड हो जाती है जब हम यहाँ पर कांस्टेंट वोल्टेज को अप्लाई करते हैं इसके एंड के अक्रॉस. ये जो हीट है ये ट्रिपल्ड हो जाएगी इफ. ऑप्शन यहाँ पर गिवन है द रेडियस ऑफ द वायर इज ट्रिपल्ड, द लेंथ ऑफ द वायर इज ट्रिपल्ड, बोथ द रेडियस एंड द लेंथ ऑफ द वायर आर रिड्यूस्ड टू 1/3, बोथ द रेडियस एंड द लेंथ ऑफ द वायर आर ट्रिपल्ड. तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा. जो हीट है ये ट्रिपल्ड हो जाएगी जब रेडियस और जो लेंथ है वायर की इनको हम ट्रिपल्ड कर देंगे. तो इसको हमें सॉल्व करना है. तो जो हीट एनर्जी होती है H इक्वल टू जो हीट डेवलप होती है इसको हम लिख सकते हैं V² अपॉन R इंटू टी. इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं. यहाँ पर V है अप्लाइड पोटेंशियल या अप्लाइड वोल्टेज, R है यहाँ पर रेजिस्टेंस एंड T है टाइम. तो जो R इक्वल टू होता है रेजिस्टेंस रो L अपॉन ए. L है लेंथ ऑफ द वायर, ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे रो L अपॉन पाई R² लिख सकते हैं यहाँ पर हम. तो जो H हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा V² पाई R² अपॉन रो L इंटू टी.
इसको इक्वेशन मान लेते हैं सेकेंड। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो एल है इसको जो है ट्रिपल कर देंगे और जो रेडियस है इसको भी ट्रिपल कर देंगे। तो यहाँ पर जो न्यू हीट मिलेगी इसको हम एच प्राइम मान लेते हैं। ये हमें मिल जाएगी वी स्क्वायर पाई, यहाँ पर 3 r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो इंटू 3l इंटू टी। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे एच प्राइम इक्वल टू मिल जाएगा 9 वी स्क्वायर पाई r स्क्वायर अपॉन 3 ρl इंटू टी। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3h। तो यहाँ पर जो हीट है ये ट्रिपल्ड हो जाती है जब रेडियस और जो लेंथ है वायर की इन दोनों को हम ट्रिपल्ड कर देते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड with an electron accelerated through a potential difference of 10 किलो वोल्ट। तो यहाँ पर हमें जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है जो इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएट होती है, और यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया गया है ये है 10 किलो वोल्ट का। ये ऑप्शन हमें गिवन है 0.123 नैनोमीटर, 0.0123 नैनोमीटर, 12.3 नैनोमीटर एंड 1.23 नैनोमीटर। तो हमें पता होना चाहिए जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है, अगर हम इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस v के थ्रू जो है एक्सेलरेट कराते हैं तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है 12.27 डिवाइडेड बाई रूट वी, ये आता है एंगस्ट्रॉम में। तो यहाँ पर हमें इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। पोटेंशियल हमें गिवन है v इक्वल टू 10 किलो वोल्ट, तो ये मिल जाएगा 10 इंटू 10⁻³ वोल्ट। इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁴ वोल्ट। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू मिल जाएगा हमें 12.27 डिवाइडेड बाई 10⁻⁴ का रूट। तो यहाँ पर मिल जाएगा 12.27 10⁻², और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 100 से डिवाइड करेंगे इसको तो 0.1227 ये मिल जाएगा एंगस्ट्रॉम में। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 1/10 नैनोमीटर, यानी 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमें ध्यान रखना है, तो इसको हमें नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम कर सकते हैं 10 से डिवाइड, तो 0.0123 अप्रोक्सीमेटली मान लेंगे, इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा ये हो जाएगा बी, 0.0123 नैनोमीटर हो जाएगा। Question number 18, an astronomical telescope has a large aperture too। तो जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है इसके पास जो है लार्ज अपर्चर होता है। ऑप्शन यहाँ पर गिवन है रिड्यूस स्पेरिकल एब्रेशन, हैव हाई रेजोल्यूशन एंड रिड्यूस क्रोमेटिक एब्रेशन, हैव लो डिस्पर्जन। तो जो रिजॉल्विंग पावर होती है टेलीस्कोप की ये प्रोपोर्शनल होती है डी अपॉन लैम्डा के। तो लार्जर अपर्चर का मतलब हो गया यहाँ पर हाई रेजोल्यूशन। तो अगर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का जो है लार्जर अपर्चर होता है जिसके कारण क्या होता है इसमें हाई रेजोल्यूशन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है बी करेक्ट हो जाएगा, हैव हाई रेजोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 19, diodes are most commonly used for rectification of alternating voltage। This is because in diode, तो जो डायोड होते हैं ये मोस्टली जो है यूज होते हैं रेक्टिफिकेशन के लिए। यहाँ पर जो है हम अल्टरनेटिंग करंट को जो है डीसी करंट में कन्वर्ट करते हैं।
Question number 19. Diodes are most commonly used for rectification of alternating voltages. This is because in diodes, तो जो डायोड्स होते हैं ये रेक्टिफायर की तरह यूज होते हैं। यहाँ पर हम जो है एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करते हैं या एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं डायोड्स का यूज करके। तो इसको हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन, और जो डायोड होता है इसको बोलते हैं हम रेक्टिफायर। तो यहाँ पर डायोड में क्या होता है, जो करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली, तो ये जो है ट्रू है। फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस इज लो एज कंपेयर टू रिवर्स बायस रेजिस्टेंस, ये भी हमारा जो है ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट। सी है रिवर्स करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज अप्लाइड, ये जो है फॉल्स है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बी है रिवर्स करंट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑन वोल्टेज अप्लाइड, ये भी जो है इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर जो है लीनियर रिलेशन नहीं होता है, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं सेमीकंडक्टर डायोड। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी होगा, ए एंड बी ओनली। क्वेश्चन नंबर 20. A substance when placed in a magnetic field acquires feeble magnetization in a direction opposite to the applied field is, तो एक सब्सटेंस है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड में जो है प्लेस करते हैं, तो यहाँ पर जो मैग्नेटाइजेशन होता है अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड के जो अप्लाई करते हैं। तो ये जो मटेरियल होगा ये हमारा होगा डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो उसमें ये जो है फिनोमेना होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा बी, जो बिस्मथ होता है ये होता है डायामैग्नेटिक मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 21. A bar magnet held perpendicular to a uniform magnetic field experiences a torque tau 1. By what angle should it be rotated to change the experienced torque to 0.5 tau 1? तो यहाँ पर एक जो बार मैग्नेट है इसको हमने परपेंडिकुलर प्लेस किया है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस पर जो टॉर्क लग रहा है ये टाउ 1 लग रहा है। यहाँ पर इसको किस एंगल से रोटेट किया जाए जिससे इस पर जो टॉर्क हो जाएगा ये हो जाएगा 0.5 टाउ 1। ऑप्शन हमें गिवन है, हमें यहाँ पर एंगल फाइंड आउट करना है, 5/6, 5/4, 5/3 एंड 5/2। तो जो टॉर्क होता है ये होता है एम बी साइन थीटा, ये हमें पता होना चाहिए। इक्वेशन बन मान लेते हैं इसको। यहाँ पर थीटा हमें गिवन है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा 90। तो यहाँ से हमें टाउ 1 मिल जाएगा एम बी साइन 90 डिग्री, तो ये मिल जाएगा एम बी, यानी टाउ 1 मिल गया है हमें एम बी। इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि किस एंगल से इसको रोटेट किया जाए जिससे इस पर टॉर्क हो जाएगा 0.5 टाउ 1। तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 0.5 टाउ 1, तो ये होगा एम बी साइन थीटा इक्वल टू 0.5, टाउ 1 की वैल्यू होती है एम बी, तो ये एम बी कैंसिल आउट हो गया। साइन थीटा इक्वल टू मिल जाएगा 0.5, इसको हम लिख सकते हैं 1/2, तो यहाँ से मिल जाएगा साइन थीटा इक्वल टू साइन 30, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू मिल जाएगा हमें 30 डिग्री। अब यहाँ पर हमें जो है एंगल ऑफ रोटेशन निकालना है। जो इनिशियल पोजीशन है ये जो है 90 एंगल पर ऑलरेडी है, तो जो एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा 90 माइनस 30, तो ये हमें मिल जाएगा 60 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं π/3, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। Question number 22. A radioactive sample decays 7/8 times its initial quantity in 21 minutes. The half-life of the sample will be. तो यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव सैंपल है जो डिके हो जाता है 7/8 टाइम्स इसकी इनिशियल क्वांटिटी का 21 मिनट्स में।
तो यहाँ पर जो है हमें हाफ लाइफ फाइंड आउट करनी है सैंपल की। ऑप्शन गिवन है 7 मिनट, 14 मिनट, 63 मिनट एंड 84 मिनट। तो इसके लिए जो हम फार्मूला यूज करेंगे, ये करेंगे n अपॉन एन नॉट इक्वल टू 1/2 टी अपॉन टी हाफ। टी हाफ क्या है यहाँ पर? ये है हाफ लाइफ टाइम। एन क्या है यहाँ पर? ये है रिमेनिंग मटेरियल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एन नॉट है इनिशियल क्वांटिटी। तो यहाँ पर जो एन अपॉन एन नॉट हमें मिलेगा, ये मिल जाएगा 7/8। डिटे हो गया है तो 1 माइनस 7/8, तो ये हमें मिल जाएगा 1/8। टी यहाँ पर हमें गिवन है, टी इक्वल टू 21 मिनट। तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 1/8 इक्वल टू 1/2 टी अपॉन टी हाफ। तो यहाँ पर मिल जाएगा 1/2 की पावर 3, 1/2 और ये टी अपॉन टी हाफ। तो इनको कंपेयर कर लेंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3 इक्वल टू टी अपॉन टी हाफ। तो यहाँ से जो टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा टी अपॉन 3, और टी है यहाँ पर 21 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पर मिल जाएगा 7 मिनट। तो जो हाफ लाइफ टाइम हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 मिनट। तो ऑप्शन यहाँ पर एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, a slit is illuminated by light of wavelength 6500 angstrom. The first minimum is observed at theta equal to 30 degree. The width of the slit is. तो यहाँ पर हमें जो है स्लिट की जो है विथ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर जो ये जो है फर्स्ट मिनिमम सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन होता है, इसके लिए जो फार्मूला होता है ये हमें पता होना चाहिए। ए साइन थीटा इक्वल टू होता है एन लैम्डा। ऑप्शन यहाँ पर गिवन है 13 माइक्रोमीटर, 3.25 माइक्रोमीटर, 1.3 माइक्रोमीटर एंड 1.7 माइक्रोमीटर। एन है, ये ऑर्डर को बताता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर है तो एन इक्वल टू हो जाएगा 1, फर्स्ट मिनिमम। और यहाँ पर थीटा हमें गिवन है, ये है 30 डिग्री, और लैम्डा भी गिवन है, ये है 6500 एंगस्ट्रॉम। इसको हम लिख सकते हैं 6500 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 6.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। इक्वेशन 1 में ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी द विथ ऑफ द स्लिट। ए साइन 30 इक्वल टू 1 इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁻7। तो यहाँ से मिल जाएगा ए इंटू 1/2 इक्वल टू 6.5 इंटू 10⁻⁻7। तो ये इक्वल टू यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 13.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। इसको हम लिख सकते हैं 1.3 माइक्रोमीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ अ रे ऑफ लाइट इज पॉसिबल व्हेन द रे गोज फ्रॉम। तो यहाँ पर जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ये पॉसिबल होगा जब रे है वो जाएगी डेंसर टू रेयर मीडियम एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। बी denser to rare medium and the angle of incidence is less than the critical angle. Rarer to denser medium and the angle of incidence is greater than the critical angle. Rarer to denser medium and the angle of incidence is less than the critical angle.
तो यहाँ पर जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पर जो लाइट होती है वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा ए करेक्ट होगा। जो लाइट रे है ये पास होगी डेंसर से रेयरर मीडियम में, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये ग्रेटर देन होगा क्रिटिकल एंगल से। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। इफ द स्पीड ऑफ गामा रेज, एक्स रेज एंड माइक्रोवेव्स आर Vg, Vx and Vm respectively in free space, then the correct relation between them। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गिवन है। तो यहाँ पर जो गामा रेज हैं, एक्स रेज हैं और माइक्रोवेव्स हैं, ये सारे क्या हैं? ईएम रेडिएशन है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं ये फ्री स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट से जो है प्रोपगेट करते हैं। तो यहाँ पर जो Vg और Vx एंड Vm ये तीनों आपस में इक्वल होंगे स्पीड ऑफ लाइट के। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। कोई भी रेडिएशन होता है अगर वो फ्री स्पेस में मूव कर रहा है तो वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा, तो इसको हमें ध्यान रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट 25 डिग्री ऑन वन रिफ्रैक्टिंग surface of the prism of angle 60 degree suffers a deviation of 50 degree, what will be the angle of emergence। तो यहाँ पर हमें एंगल ऑफ इमरजेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमें इंसिडेंस एंगल गिवन है, एंगल ऑफ प्रिज्म गिवन है और डेविएशन भी गिवन है। ऑप्शन यहाँ पर हैं 85 डिग्री, 75 डिग्री, 35 डिग्री एंड 25 डिग्री। तो यहाँ पर हमें जो रिलेशन यूज करना है ये पता होना चाहिए फॉर प्रिज्म। आई प्लस ई इक्वल टू होता है ए प्लस डेल्टा एम। तो आई है इंसिडेंट एंगल, ये हो जाएगा 25 डिग्री। ई हमें फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ इमरजेंस, और ए हमें गिवन है 60 डिग्री, और जो डेविएशन है ये भी गिवन है 50 डिग्री। तो ये हो जाएगा ई इक्वल टू, ये हो गया 110 माइनस 25। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 85 डिग्री। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा जो है ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 27। अ मूविंग कॉइल galvanometer has a coil of effective area A and number of turns N. The magnetic field B is radial. If a current I is passed through the coil, the torque acting on the coil is। तो यहाँ पर हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है कॉइल पर। तो जो गैल्वेनोमीटर है इसमें जो इफेक्टिव एरिया है कॉइल का ए है, नंबर ऑफ टर्न्स एन है, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये रेडियल है यानी परपेंडिकुलर है। करंट जो है कॉइल में ये पास हो रहा है आई। तो यहाँ पर हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है। ऑप्शन गिवन है एन ए स्क्वायर बी आई, एन स्क्वायर ए स्क्वायर बी आई, एन ए बी आई, एन ए बी स्क्वायर आई। तो जो टॉर्क होता है ये हमें पता होना चाहिए, एम क्रॉस बी होता है। इसको हम लिख सकते हैं एम बी साइन थीटा। तो यहाँ पर जो थीटा है ये 90 दे रखा है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है ये रेडियल है। तो यहाँ पर टाउ इक्वल टू हो जाएगा एम बी। जो एम है ये मैग्नेटिक मोमेंट है, ये इक्वल टू होता है एन आई ए। तो यहाँ पर जो टाउ हो जाएगा, टाउ इक्वल टू हो जाएगा एन आई ए बी। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 28 पर। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ रॉड इज 499। परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम इज 4 pi into 10 to power minus 7 Henry per meter। The absolute permeability of the material of the rod is। तो यहाँ पर हमें एब्सोल्यूट परमेबिलिटी फाइंड आउट करनी है मटेरियल की।
तो यहाँ पर हमें गिवन है ससेप्टिबिलिटी 499 एंड परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है रिलेटिव परमेबिलिटी का, म्यू आर इक्वल टू होता है 1 प्लस जाई। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा जो म्यू आर होता है ये होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट। म्यू है यहाँ पर एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे हम। तो ये हमें मिल जाएगा 1 प्लस 499 यानी ये मिल गया 500। तो यहाँ से म्यू इक्वल टू हो जाएगा 500 इंटू म्यू नॉट। तो म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 500 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2000 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 10⁻⁻4 हेनरी पर मीटर। तो जो म्यू है ये हमें मिल जाएगा 2 पाई इंटू 10⁻⁻4 हेनरी पर मीटर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा ये सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 6 ohm perpendicular to its plane is varying according to the relation phi equal to 6t cube plus 5t square plus 4t minus 6. However, what will be the induced current through the coil at t equal to 2 second? तो यहाँ पर हमें इंड्यूस्ड करंट फाइंड आउट करना है t इक्वल टू 2 सेकेंड पर। यहाँ पर जो फ्लक्स पास हो रहा है ये हमें गिवन है 5 इक्वल टू 6t क्यूब प्लस 5t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 6। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है कॉइल का ये हमें गिवन है 6 ओम। तो आर गिवन है 6 ओम, टाइम गिवन है यहाँ पर 2 सेकेंड, और जो फ्लक्स है ये गिवन है 5 इक्वल टू 6t क्यूब प्लस 5t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 6। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे। तो ईएमएफ इक्वल टू होता है डी फाई अपॉन डी टी। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 18 टी स्क्वायर प्लस 10t प्लस 4, इसका 0 हो जाएगा 6 का। तो ये हमें निकालना है एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर। तो जो ईएमएफ का मॉड हो जाएगा ये हमें मिल जाएगा 18 इंटू टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 4। तो यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा टोटल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 72 प्लस 20 प्लस 4, तो ये मिल जाएगा 96 वोल्ट। हमें निकालना है यहाँ पर इंड्यूस करंट। आई इक्वल टू होता है ई अपॉन आर। तो यहाँ पर ई है 96 डिवाइडेड बाई 6, तो आई इक्वल टू मिल जाएगा 16 एम्पियर। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। When a potential difference is applied across a copper wire, the drift velocity of the electrons is v. If same potential difference is applied another copper wire of the same length but twice the diameter, the drift velocity of the electrons will be. तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये अप्लाई किया जाता है कॉपर वायर पर, तो इसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ये v होती है। अब सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है
दूसरे कॉपर वायर पर जिसकी लेंथ भी सेम होती है लेकिन इसका जो डायमीटर होता है वो 2 टाइम्स होता है प्रीवियस वन का। तो यहाँ पर जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रॉन्स की। ऑप्शन गिवन है यहाँ पर 2v, 3v, v एंड v/2। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसका फार्मूला हमें पता होना चाहिए। ये होता है ev अपॉन ml, यानी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है vd इक्वल टू म्यू ई। म्यू क्या है? मोबिलिटी होती है ये। तो इसको हम bd को लिख सकते हैं vd इक्वल टू ev अपॉन ml। तो यहाँ पर ये जो bd है ये केवल जो है l पर डिपेंड कर रही है, ना कि जो है इसके डायामीटर पर, वायर के। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? दोनों केसेस में जो है सेम ही होगी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, ये जो है सेम ही आएगी, क्योंकि यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट है ऑफ डायामीटर, डायामीटर पर डिपेंड नहीं कर रही है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है हमारी। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 31, a uniformly charged infinite plane sheet of charge density 2 into 10 to power minus 8 coulomb per meter square is held in air. What will be the separation between two equipotential surfaces in region of electric field produced by the sheet if the potential difference between them is 10 volt? Epsilon naught equal to 8.85 into 10 to power minus 12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें जो है फाइंड आउट करना है, सेपरेशन फाइंड आउट करना है टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में। यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट है। यहाँ पर जो कंडक्टिविटी है यानी चार्ज डेंसिटी है ये हमें गिवन है 10 टू पावर माइनस 8 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर गिवन है जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। डी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल हमें गिवन है 10 वोल्ट। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनफाइनाइट प्लेन शीट पर ये इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम जो सेपरेशन निकालेंगे ये हो जाता है डी इक्वल टू होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में जो रिलेशन होता है ई इक्वल टू होता है वी अपॉन डी। तो यहाँ से डी इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन ई। तो यहाँ पर हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये वैल्यूज यहाँ पर रख देंगे ई की। तो हमें मिल जाएगा वी अपॉन सिग्मा और इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से मिल जाएगा 10 वोल्ट 2 इंटू सिग्मा नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8। तो यहाँ से 2 2 कैंसिल आउट हो गया। ये हमें मिल जाएगा 88.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 प्लस 8। तो यहाँ पर ये हो जाएगा डी इक्वल टू हो जाएगा 88.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 88.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मीटर मिल जाएगा ये हमें। डी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर। तो डी इक्वल टू मिल जाएगा 8.85 मिलीमीटर। इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे
तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है ये जो है सी करेक्ट हो जाएगा, 8.85 मिलीमीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहाँ पर दो कैपेसिटेंस हैं C1 एंड C2, ये जो है पैरेलल में कनेक्टेड हैं। इफ 2/3 ऑफ द टोटल चार्ज इज shared by capacitor C1 and the ratio of C1 to C2 is given by। तो यहाँ पर जो है रेशियो हमें फाइंड आउट करना है C1 एंड C2 का। 1:2 होगा, 2:1 होगा, 2:3 या 3:2 होगा यहाँ पर। तो इन पैरेलल सर्किट, इन पैरेलल कनेक्शन जो Q होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है C के, क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये सेम होता है। यहाँ पर जो Q1 है ये हमें गिवन है 2/3 ऑफ Q टोटल के, तो जो Q2 है ये हो जाएगा 1/3 ऑफ Q टोटल। तो यहाँ से जो है हमें फाइंड आउट करना है C1 एंड C2। तो C1 डिवाइडेड बाई C2 इक्वल टू हो जाएगा Q1 डिवाइडेड बाई Q2। तो यहाँ पर मिल जाएगा 2/3 Q टोटल डिवाइडेड बाई 1/3 Q टोटल। तो यहाँ पर 2:1 मिल जाएगा हमें। तो ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव in a medium is given by E equal to 100 sin 300 Z 6 into 10 to power 10 T volt per meter. The velocity of the electromagnetic wave in this medium is given will be। तो यहाँ पर हमें जो है वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मीडियम में। यहाँ पर सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम में। तो ऑप्शन यहाँ पर गिवन है मैं 0.5 सी, 0.67 सी एंड 1.5 सी। तो यहाँ पर गिवन है हमें E इक्वल टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 100 साइन 300 Z माइनस 6 इंटू 10 टू पावर 10 T वोल्ट पर मीटर। इसको हम कंपेयर करेंगे E इक्वल टू E0 साइन KZ माइनस ओमेगा टी से। तो यहाँ पर जो K है ये हमें मिल जाएगा 300, ये है हमारा प्रोपगेशन कांस्टेंट, एंड ओमेगा इक्वल टू मिल जाएगा 6 इंटू 10 टू पावर 10। तो जो वेलोसिटी होती है ये इक्वल टू होती है ओमेगा अपॉन के, इसको हम बोलते हैं फेज वेलोसिटी। तो ये हमें मिल जाएगी 6 इंटू 10 टू पावर 10 डिवाइडेड बाई 300। तो यहाँ पर मिल जाएगा ये 2 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हमें जो है सी में कन्वर्ट करना है। V इक्वल टू हमें मिल जाएगा यहाँ पर 0.67 सी। यहाँ पर V डिवाइडेड बाई सी कर लेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर 8, 3 इंटू 10 टू पावर 8, ये कैंसिल आउट हो गया। इसको डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा 0.67 सी। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ इक्वल टू 220 साइन 50 पाई टी is applied to an inductive circuit having self inductance of 2 divided by pi Henry
व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द एसी एमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट। तो यहाँ पर हमें जो है रीडिंग फाइंड आउट करनी है एसी एमीटर की। ऑप्शन गिवन है यहाँ पर 1.55 एम्पियर, 2.2 एम्पियर, 1.1 एम्पियर एंड 4.4 एम्पियर। तो यहाँ पर जो ईएमएफ है ये हमें गिवन है 220 साइन 50 पाई टी, ये हमें गिवन है। इसको हम लिख सकते हैं ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर जो ओमेगा है ये हमें मिल गया 50 पाई। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है इंडक्टेंस का जो है रिएक्टेंस। तो ये एक्स एल इक्वल टू होता है ओमेगा एल। एल यहाँ पर हमें गिवन है, ओमेगा हो गया 50 पाई और एल गिवन है ये हमें √2/पाई। एल इक्वल टू है ये √2 पाई इनवर्स, तो इसको √2/पाई लिख सकते हैं। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, एक्स एल इक्वल टू मिल गया 50 इंटू √2 ओम। यहाँ पर हम जो करंट है ये फाइंड आउट करेंगे, तो ये मिल जाएगा आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस डिवाइडेड बाई एक्स एल। तो यहाँ पर जो ई नॉट है ये मैक्सिमम करंट है, तो जो बी आर एम एस मिल जाएगा यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा 220 डिवाइडेड बाई √2। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम 220, ये मैक्सिमम हो गया वोल्टेज, और जो वी आर एम एस वोल्टेज होगा इसको डिवाइड कर देंगे √2 से मैक्सिमम को। यहाँ पर एक्सएल हमें मिल गया 50 इंटू √2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आई इक्वल टू मिल जाएगा हमें 220 डिवाइडेड बाई ये 100 हो जाएगा नीचे, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2.2 एम्पियर। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 35, a parallel combination of three resistors takes a current of 7.5 ampere from a 30 volt battery if the resistances of two resistors are 12 ohm and 10 ohm, then the resistance of the third resistor is। तो यहाँ पर हमें थर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहला जो है रेजिस्टेंस है ये 12 ओम है एंड दूसरा है 10 ओम का। तो यहाँ पर जो तीनों रेजिस्टेंसेस हैं ये पैरेलल कनेक्ट हैं, और यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है ये हो रही है 7.5 की सर्किट में, और यहाँ पर जो वोल्टेज है ये बैटरी द्वारा दिया जा रहा है, ये है 30 वोल्ट का। तो यहाँ पर ऑप्शन गिवन है 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम एंड 20 ओम। तो सबसे पहले हमें आर टोटल कैलकुलेट करना है, तो आर टोटल हो जाएगा V/I। वी है यहाँ पर 30 वोल्ट डिवाइडेड बाई 7.5 एम्पियर, ये करंट हमें गिवन है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 4 ओम का रेजिस्टेंस, यानी जो टोटल रेजिस्टेंस होगा ये होगा 4 ओम का। R1 यहाँ पर गिवन है हमें 12 ओम एंड R2 गिवन है यहाँ पर 10 ओम। R3 हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा ये होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इक्वल टू 1/RT। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे 1/12, 1/10, 1/R3 इक्वल टू 1/4। तो 1/R3 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 माइनस 1/12 माइनस 1/10। तो इनका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो ये हमें मिल जाएगा 60। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 15, यहाँ पर मिल जाएगा -5, यहाँ पर मिल जाएगा -6। तो ये हो जाएगा 15 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 60, तो ये मिल जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 60। तो यहाँ पर इसको इन्वर्स कर लेंगे तो R3 इक्वल टू मिल जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हमें मिल जाएगा 15 ओम।
R3 मिल जाएगा 15 ओम। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 36, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन द रेट ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स इन जर्मेनियम क्रिस्टल। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो रेट ऑफ जनरेशन होता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जर्मेनियम क्रिस्टल में, ऑप्शन यहाँ पर गिवन है हमें, इज मोर देन द रेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स, is less than the rate of combination of electron hole pairs, equals the rate of combination of electron hole pairs, and is always zero। तो जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है यहाँ पर जो रेट ऑफ जनरेशन होता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स का इक्वल टू होता है रेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स के। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। एट इक्विलिब्रियम the rate of generation equals the rate of combination। क्वेश्चन नंबर 30, तो न्यू इक्वल जो फ्रिक्वेंसी है ये हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर 60 डिवाइडेड बाई 60, तो ये हमें मिल जाएगा 1 हर्ट्स यहाँ पर मिल जाएगी हमें। तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई इंटू 1, तो ये हमें मिल जाएगा 2 पाई रेडियन। नाउ जो ईएमएफ मैक्सिमम होता है ये इक्वल टू होता है एन बी ए ओमेगा। तो यहाँ पर जो ईएमएफ मैक्सिमम है ए इक्वल टू है एन की वैल्यू रख देंगे 100 इंटू 3.5 इंटू 10⁻⁻², ए की वैल्यू है 10⁻⁻² इंटू 2 पाई। तो जब हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 0.22 वोल्ट। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड so as to, ऑप्शन ए reduce the energy loss due to eddy currents, make it lightweight, make it robust and strong, increases the secondary voltage। तो यहाँ पर जो कोर होती है ट्रांसफार्मर की इसको लैमिनेट किया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है जो एनर्जी लॉस है वो कम हो जाता है ड्यू टू एडी करंट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। जो लैमिनेशन है आर यूज्ड स्पेसिफिकली टू रिड्यूस द एनर्जी लॉस ड्यू टू द एडी करंट। तो यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं, लैमिनेशन आर यूज्ड स्पेसिफिकली टू रिड्यूस एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। इन अ साइक्लोट्रॉन इफ अ ड्यूट्रॉन कैन गेन अ मैक्सिमम एनर्जी ऑफ 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन अ प्रोटॉन कैन गेन अ मैक्सिमम एनर्जी ऑफ। तो यहाँ पर जो साइक्लोट्रॉन है इसमें जो ड्यूट्रॉन की जो मैक्सिमम एनर्जी है ये है 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें प्रोटॉन की जो है मैक्सिमम एनर्जी निकालनी है, यहाँ पर कितनी गेन करेगा। ऑप्शन गिवन है 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 60 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 80 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर जो ई मैक्सिमम होता है ए इक्वल टू होता है क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। तो यहाँ पर जो ड्यूट्रॉन का मास होता है ये इक्विवेलेंट होता है 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और यहाँ पर जो ड्यूट्रॉन होता है इस पर जो चार्ज होता है सेम होता है प्रोटॉन पर।
तो यहाँ पर क्या होगा, जो ई मैक्सिमम है ये प्रोपोर्शनल होती है यहाँ पर क्यू स्क्वायर अपॉन एम के। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन का मास है ये है कम, प्रोटॉन का मास लेस देन है मास ऑफ न्यूट्रॉन से। तो जिसके कारण क्या होगा, जो एनर्जी होगी ये इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पर हम एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे, ई पी अपॉन ई डी इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर अपॉन 2mp डिवाइडेड बाई क्यू डी स्क्वायर अपॉन 2md। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा md अपॉन mp, और ये मिल जाएगा 2mp डिवाइडेड बाई mp, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से ई पी इक्वल टू हो जाएगा 2 ed, यानी 2 इंटू 40, ये मिल जाएगा 80 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, a screen is placed at a distance of 90 centimeter from an object. The image of the object on the screen is formed by a convex lens placed at two different locations separated by 20 centimeter. The focal length of the lens is approximately. तो यहाँ पर हमें जो फोकल लेंथ है लेंस की ये फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन गिवन है यहाँ पर 22 सेंटीमीटर, 20.8 सेंटीमीटर, 21.4 सेंटीमीटर एंड 19.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो हमें कैपिटल डी है इसकी वैल्यू हमें गिवन है 90 सेंटीमीटर, एंड जो स्मॉल डी है इसकी वैल्यू हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो एफ जो फार्मूला है ये हमें याद रखना चाहिए, डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4d होता है। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 90 स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 90। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये 90 प्लस 20 हो जाएगा, और ये 90 माइनस 20 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4 इंटू 90। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 110 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 90। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें जो फोकल लेंथ मिल जाएगी ये मिलेगी 21.4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, लिस्ट फर्स्ट को मैच कराना है लिस्ट सेकंड से। तो लिस्ट फर्स्ट में हमें गिवन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो जो इसकी यूनिट होती है 1/सेकेंड, तो ये मैच करेगा थर्ड से। प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट की यूनिट होती है जूल सेकेंड, ये मैच करेगा फोर्थ से। वर्क फंक्शन इसकी यूनिट होती है जूल, एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल इसकी यूनिट होती है वोल्ट में। तो यहाँ पर जो मैच कर रहा है, ए मैच करेगा थर्ड से, बी मैच करेगा फोर्थ से, सी मैच करेगा फर्स्ट से, एंड डी मैच करेगा सेकंड से। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है इसकी जो यूनिट होती है ये होती है 1/सेकेंड। प्लांक कांस्टेंट एच इसकी यूनिट होती है जूल सेकेंड। वर्क फंक्शन इक्वल टू होता है एच न्यू नॉट, इसकी जो यूनिट होती है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जूल में होती है। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वी नॉट, इसकी यूनिट होती है वोल्ट में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, a uniformly charged sphere of 80 microcoulomb and radius 2 centimeter is placed in the air. The electric field intensity at a point 20 centimeter from the center of the sphere is. तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर से। यहाँ पर जो चार्ज है स्फीयर पर ये है 80 माइक्रोकूलम का, और जो रेडियस है ये गिवन है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो चार्ज है ये है 80 माइक्रोकूलम का,
तो इसको हम लिख सकते हैं 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। एंड जो रेडियस है ये है 2 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 इंटू 10⁻²मीटर। और यहाँ पर जो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है ये गिवन है यहाँ पर D इक्वल टू, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है 20 सेंटीमीटर। इसको हम लिख सकते हैं 0.2 मीटर। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ये होगी KQ/D²। तो यहाँ पर जो K की वैल्यू होती है ये होती है 9 इंटू 10⁹। Q की वैल्यू हो जाएगी 80 इंटू 10⁻⁻6 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर हमें मिल जाएगा 0.2 का स्क्वायर। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो मिल जाएगा 9 इंटू 80 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.04। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा E इक्वल टू 9 इंटू 80 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻²। तो इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर 20 मिल जाएगा। E इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 180 इंटू 10⁻³ प्लस 2। तो ये हो जाएगा 180 इंटू 10⁻5। इसको हम लिख सकते हैं 18.0 इंटू 10⁻6। और सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो 1.8 इंटू 10⁻7 मिल जाएगा हमें E। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा जो करेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा ए, 1.8 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। ये जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 43, एन इलेक्ट्रॉन, एन अल्फा पार्टिकल, अ प्रोटॉन and a neutron have the same kinetic energy. Which of these particles has the shortest de Broglie wavelength? तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है। तो इनकी जो है सेम काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ पर हमें जो है सबसे कम वेवलेंथ जो है फाइंड आउट करनी है, किसकी होगी डी ब्रोगली वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल या न्यूट्रॉन की। तो जो लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी में जो रिलेशन होता है H/, होता है 2m के क्या है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है के। तो ये सभी की सेम है। तो यहाँ पर जो लैम्डा है ये प्रोपोर्शनल होगा 1/√m के। तो जिसका मास सबसे अधिक होगा उसकी जो वेवलेंथ है ये सबसे कम होगी। तो यहाँ पर जो सबसे अधिक मास होगा यहाँ पर ये होगा अल्फा पार्टिकल का। तो इसके कारण जो वेवलेंथ होगी सबसे कम होगी ये अल्फा पार्टिकल की होगी। सबसे कम होगी अल्फा पार्टिकल की, उससे अधिक होगी न्यूट्रॉन की, फिर उससे अधिक होगी प्रोटॉन की और सबसे अधिक होगी इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो यहाँ पर लिस्ट फर्स्ट को मैच कराना है लिस्ट सेकंड से। तो पहला है हमारा लाइमन सीरीज। तो यहाँ पर जो लाइमन सीरीज होती है तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन होते हैं ये n1 इक्वल टू 1 पर होते हैं, n इक्वल टू 2 3 4 5 लाइक दैट। तो यहाँ पर ये मैच करेगा फोर्थ से। दूसरा है हमारा बामर सीरीज। तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन होते हैं n1 इक्वल टू 2 पर होते हैं,
N2 इक्वल टू 3, 4, 5 लाइक दैट। तो ये जो है मैच करेगा यहाँ पर थर्ड से। इसके बाद आती है पास्चन सीरीज। जो पास्चन सीरीज होगी, यहाँ पर N1 इक्वल टू होगा 3, यहाँ पर ट्रांजिशन होंगे N2 इक्वल टू 4, 5 लाइक दैट। हाइयर जो है एनर्जी टर्म से लोअर एनर्जी टर्म में होंगे यहाँ पर। तो ये जो है मैच करेगा सेकंड से, एंड ब्रैकेट मैच करेगा फर्स्ट से। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए होगा। Question number 45. In a series LCR circuit, R equal to 1 kilo ohm, C equal to 2 microfarad, and the voltage across R is 100 volt at resonant frequency 200 radian per second. At resonant frequency, the voltage across L. तो यहाँ पर हमें जो है वोल्टेज कैलकुलेट करना है अक्रॉस इंडक्टेंस एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पर। यहाँ पर हमें आर की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है, एंड वोल्टेज गिवन है यहाँ पर आर के अक्रॉस 100 वोल्ट, और जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है ये हमें गिवन है। तो हमें वोल्टेज यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ऑप्शन गिवन है 40 वोल्ट, 250 वोल्ट, 2500 वोल्ट एंड 100 वोल्ट। तो यहाँ पर हमें गिवन है आर इक्वल टू 1 किलो ओम। इसको हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू 10⁻³ ओम। सी गिवन है हमें 2 माइक्रो फैरेड, यानी 2 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। वी गिवन है यहाँ पर 100 वोल्ट, एंड ओमेगा गिवन है यहाँ पर 200 रेडियन पर सेकेंड एट रेजोनेंस। तो यहाँ पर एक्स एल इक्वल टू होता है एक्स सी। तो यहाँ पर एक्स एल इक्वल टू मिल जाएगा हमें 1/ओमेगा सी। तो ओमेगा है हमारे पास 200, एंड सी की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻6। तो एक्स एल इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 10⁻6 डिवाइडेड बाई 400। तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 400। इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2.5। तो एक्स एल मिल गया हमें 2.5 इंटू 10⁻³ ओम, यानी 2500 ओम मिल गया हमें। अब हमें यहाँ पर जो है वोल्टेज निकालना है अक्रॉस एक्सएल। तो यहाँ पर वी एल इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू एक्सएल, और जो आई है ये हमें जो है पता होनी चाहिए। आई इक्वल टू होता है वी अपॉन आर। तो वी है यहाँ पर 100 वोल्ट, एंड आर है यहाँ पर 1000 ओम। तो ये मिल जाएगा हमें 1/10 एम्पियर। तो यहाँ पर वैल्यूज रख देंगे ये 1/10 इंटू एक्सएल की वैल्यू है 2500। तो यहाँ पर मिल जाएगा 250 वोल्ट। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। Question number 46. An object is placed at a distance of 10 centimeter from a concave mirror of focal length 15 centimeter. The magnification of the image is, तो यहाँ पर हमें मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है इमेज का। कॉनकेव मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट है ये 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, और जो फोकल लेंथ है ये है 15 सेंटीमीटर। तो जो मिरर के लिए फार्मूला होता है ये हमें याद होना चाहिए, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू होता है
1/f। तो यहाँ पर जो है हमें u गिवन है -10 सेंटीमीटर एंड f गिवन है ये -15 सेंटीमीटर। तो 1/v प्लस 1/-10 इक्वल टू 1/-15। 1/v इक्वल टू मिल जाएगा -1/15 प्लस 1/10। तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 30, ये -2 + 3 तो ये मिल जाएगा 1/30। v इक्वल टू मिल जाएगा हमें 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करना है। तो जो मैग्नीफिकेशन होता है m इक्वल टू होता है -v/u। तो यहाँ पर हमें गिवन है v की वैल्यू 30 एंड u की वैल्यू हमें गिवन है -10। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 47, 2 point charges of 1 coulomb each are separated from each other by a distance of 1 meter in vacuum. The force of interaction between them. तो यहाँ पर हमें कूलॉम फोर्स फाइंड आउट करना है। ऑप्शन गिवन है यहाँ पर 3 × 10⁹ न्यूटन, 9 × 10⁹ न्यूटन, 9 × 10⁸ न्यूटन, 3 × 10⁸ न्यूटन। यहाँ पर जो चार्जेस हैं ये हमें गिवन है 1 कूलॉम का जो है Q1 इक्वल टू 1 कूलॉम एंड जो Q2 है ये भी गिवन है हमें 1 कूलॉम का, और जो डिस्टेंस है इनके बीच की ये हमें गिवन है 1 मीटर। तो यहाँ पर F इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2/r²। K की वैल्यू होती है यहाँ पर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर वैल्यूज रख देंगे 9 × 10⁹ इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1। तो ये हमें मिल जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 48, द 2 पॉसिबल न्यूक्लियाई टू कंप्लीट द रिएक्शंस गिवन बिलो आर रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन हमें गिवन है। तो यहाँ पर हमें जो है ये एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम जो कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे एटॉमिक नंबर का और मास नंबर का, यानी कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक नंबर Z, दूसरा लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर A। तो जो पहली हमारे पास रिएक्शन है A, ये है 7N14 + 2He4 इक्वल टू 8O17 प्लस यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है एलिमेंट। तो सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर का लगाएंगे यहाँ पर कंजर्वेशन। तो हमें मिल जाएगा 7 + 2 प्लस यानी इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा इक्वल टू 8 + Z। तो ये 9 - 8 इक्वल टू Z। तो Z इक्वल टू मिल जाएगा 1। दूसरा यहाँ पर लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर। तो 14 + 4 इक्वल टू 17 + A। तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 18 - 17 इक्वल टू A। तो यहाँ पर A इक्वल टू मिल जाएगा हमें 1। तो यहाँ पर जो हमारा एलिमेंट आएगा ये मिल जाएगा हमें 1H1। अब चलेंगे सेकेंड रिएक्शन में। तो जो सेकेंड रिएक्शन है हमारे पास ये है 8O16 + 1H2 7N14 प्लस यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। तो इस पर पहला जो है
एटॉमिक नंबर का कंजर्वेशन यहाँ पर लॉ लगाएंगे तो 8 + 1 = 7 + z, तो 9 - 7 = z, यानी z = मिल जाएगा 2। सेकेंड यहाँ पर अप्लाई करेंगे मास नंबर का, तो 16 + 2 = 14 + a, तो यहाँ पर मिल जाएगा 18 - 14 = a, तो a = मिल जाएगा 4। तो यहाँ पर जो हमारा एलिमेंट आएगा ये आएगा 2He4। तो फर्स्ट में मिलेगा हमें 1H1 एंड सेकेंड में मिलेगा 2He4। तो ऑप्शन हमारा जो यहाँ पर करेक्ट होगा ये होगा बी। क्वेश्चन नंबर 49, Kirchhoff's second law is based on the law of conservation of momentum, energy, charge and mass। तो जो सेकेंड लॉ होता है केवीएल, ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, और जो फर्स्ट लॉ होता है केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, ये जो है बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। तो हमें ध्यान रखना है जो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है ये बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, एंड जो सेकेंड लॉ होता है ये जो है बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। तो इसको हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं है। तो जो पहला है कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, ये ट्रू है। बी, ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल एट वेरी लो एंड वेरी हाई टेम्परेचर फॉर कंडक्टर्स, ये भी ट्रू है। सेमीकंडक्टर्स ओबे ओम्स लॉ, तो जो सेमीकंडक्टर हैं ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। सेमीकंडक्टर जो करैक्टरिस्टिक्स आती है वोल्टेज और आई के बीच में, ये इस तरीके से आती है, जबकि जो ओम्स लॉ होता है इसमें जो V एंड I हमें इस तरीके से मिलती है स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू द इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स, डिस्चार्ज ट्यूब्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ये करेक्ट हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट होगा, यानी दिस इज नॉट ट्रू।